ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था दैट वाज ऑसिलेशंस, ठीक है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ओके, वो आपका फिफ्थ चैप्टर है विच इज़ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है, तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैं क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। यस। तो ये टॉपिक जब हम लोग गो थ्रू करेंगे तो इसमें कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके, तो उसमें जो पहला वाला है, तो दैट इज रिजिड बॉडी, ठीक है। अब रिजिड बॉडी का जो कंसेप्ट है ना, वो रोटेशनल मोशन में भी था, ओके। व्हाट एग्जैक्टली इज रिजिड बॉडी, तो हम लोग बोलते हैं कि अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स देयर इज नो डिफॉर्मेशन। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यस, तो इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम लोग, तो एकदम सिंपल है। इमेजिन करो एक फ्लोर है, इसको आप फ्लोर बोल सकते हो या टेबल बोल सकते हो, ठीक है। यस। और उसके ऊपर आपने एक आयन ब्लॉक रखा है, ओके। ये आयन ब्लॉक का क्या है, तो हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। अभी तो ये जो आयन ब्लॉक है, उसका वेट कहाँ पे एक्ट होगा, नीचे की तरफ, W इक्वल टू एम जी, ओके। और हम लोग बोलेंगे सिंस द सर्फेस इज रिजिड, ओके, तो वो बेंड नहीं होगा या डिफॉर्म नहीं होगा या कॉम्प्रेस नहीं होगा। तो हम लोग बोलेंगे ऐसे केस में जो रिजिड सर्फेस है, ओके, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, तो इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ये दिख रहा है आपको। तो हम लोग बोलते हैं कि एट सेंटर ऑफ मास W जो है वो नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, और जो सरफेस है तो वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी के केस में N इज इक्वल टू वॉट, एम जी, ठीक है। अच्छा, ये हमेशा ध्यान में रखना है, रिजिड बॉडी जो है वो आपको नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करता है, वो इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। तो जब हम लोग इलास्टिक बॉडी समझेंगे, ओके, तब एक और टर्म है विच इज इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, वो भी हमें समझना है, ठीक है। यस। तो जब हम लोग वो देखेंगे तो मैं वापस नॉर्मल रिएक्शन और उसको क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा, ठीक है। तो फिर रिजिड बॉडी को कैसे समराइज करेंगे हम लोग, तो हम लोग बोलते हैं कि रिजिड बॉडी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, ओके, इट इज दैट बॉडी which under the action of any applied force, okay, does not undergo any kind of deformation, okay। जब मैं डिफॉर्मेशन की बात करता हूँ तो चेंज ऑफ शेप एंड चेंज ऑफ साइज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यस। और इसका एग्जांपल क्या देखा हम लोगों ने, तो सपोज कोई सरफेस है, ओके, और उसका नेचर रिजिड है और उसके ऊपर आपने कोई लोड रखा हुआ है, ओके। तो हमेशा ध्यान में रखना है वो लोड वो सरफेस पे अगर वेट एक्सर्ट करता है तो रिजिड सरफेस क्या एक्सर्ट करता है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, अभी जो सेकंड हम लोग बॉडी देखने वाले हैं, ओके, दैट इज व्हाट, इलास्टिक बॉडी। तो इलास्टिक बॉडी में क्या ध्यान में रखना है, एकदम सिंपल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स द बॉडी डिफॉर्म्स, ओके। अब एंड हम लोग बोलते हैं व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड, इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप या ओरिजिनल साइज। तो उसको मैं ऐसे बोल देता हूँ इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ये आपको क्लियर हुआ है क्या, ओके। ओके, तो इलास्टिक बॉडी का कंसेप्ट वापस देख लेते हैं। हम लोग बोलते हैं अंडर द एक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स द बॉडी डिफॉर्म्स, ओके, एंड व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ, ओके, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये रहता है कि इलास्टिक बॉडी का मतलब क्या, तो जो जितना ज़्यादा डिफॉर्म होगा वो उतना ज़्यादा इलास्टिक, ओके। जैसे बच्चों को ये माइंड में जो आता है तो वो रबर बैंड का एग्जाम्पल आता है कि रबर बैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होता है, ओके। यस, तो उसको हम लोग इलास्टिक बॉडी नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं कि जो बॉडी मैक्सिमम लोड पे मिनिमम डिफॉर्म होगी दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इलास्टिक बॉडी, ओके। तो ये बात आप लोगों ने एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है, ओके। तो सीईटी में इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि दो अलग अलग केबल्स है और दोनों केबल्स पे हम लोगों ने क्या किया है, लोड अप्लाई किया है, ठीक है। और दोनों ही केबल्स पे हम लोगों ने सिमिलर लोड अप्लाई किया, ठीक है। यस। और एक जो केबल है उसका जो डिफॉर्मेशन है, ओके, वो थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वॉट, दूसरी केबल, ओके। तो जिसका डिफॉर्मेशन ज़्यादा है, ओके, हम लोग बोलेंगे इट इज़ लेस इलास्टिक। ये समझ में आ रहा है आपको, ओके।
जिसका डिफॉर्मेशन कम है हम लोग बोलेंगे द बॉडी इज व्हाट मोर इलास्टिक. ओके. यस. तो ये प्लीज बात आप समझ लीजिए. ठीक है. यस. आइडियल केस क्या रहेगा? ओके. कि ज्यादा लोड में हम लोग बोल रहे हैं कम डिफॉर्मेशन मिल रहा है. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इलास्टिक बॉडी. ठीक है. आई होप नाउ दिस इज क्लियर. ओके. सो जो थर्ड टाइप ऑफ बॉडी है दैट इज व्हाट? प्लास्टिक बॉडी. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज प्लास्टिक बॉडी? सो व्हाट इज प्लास्टिक बॉडी? तो हम लोग बोलेंगे अंडर द एक्शन ऑफ deforming force, the body will continue to deform. ठीक है. यस. इसका मतलब क्या है? तो जैसे इलास्टिक बॉडी में हम लोग बोलते हैं फॉर अ गिवन लोड डिफॉर्मेशन क्या रहता है? तो उसको प्रोपोर्शनल रहता है. ओके. यानी हम लोग बोलते हैं कि द डिफॉर्मेशन इन इलास्टिक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. ओके. प्लास्टिक बॉडी में ऐसा नहीं है. प्लास्टिक बॉडी में अगर आपने ओके यस फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी क्या करते रहेगी? ओके. इट विल कीप ऑन व्हाट? डिफॉर्मिंग. इसका एग्जांपल क्या है? तो हम लोग बोल सकते हैं क्ले या फिर पुट्टी. ओके. ये आप लोगों को टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिए हुए. या फिर हम लोग बोलेंगे डो. डो यानी क्या? तो जो हम लोग आटा मलते हैं. ठीक है. यस. तो जो तैयार होता है ओके तो उसको आप कितना भी लोड अप्लाई करो ओके तो आप देखोगे वो दबते जाता है. ये समझ में आ रहा है आपको? ओके. या फिर उसके ऊपर एक वेट रख दो तो वेट क्या होते जाएगा? धीरे धीरे सिंक होते जाएगा. ओके. तो ये क्या है? हम लोग बोलते हैं ये उसका प्लास्टिक नेचर है. ठीक है. यस. तो हम लोगों को ये समझना है पहली बात कि जो रिजिड बॉडी है उसके साथ जो प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है उसको बोलते हैं रिजिडिटी. ओके. इलास्टिक बॉडी जो है उसके साथ जो प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है दैट इज इलास्टिसिटी. ओके. एंड प्लास्टिक बॉडी के साथ जो जुड़ी हुई है दैट इज प्लास्टिसिटी. तो ये प्रॉपर्टी का जो डेफिनेशन है ना वो भी हम लोग बोलते हैं कि ये रिजिड बॉडी, इलास्टिक बॉडी एंड प्लास्टिक बॉडी के जैसे ही है. ओके. फॉर एग्जांपल अगर मैं रिजिडिटी का डेफिनेशन दूं तो मैं बोलूंगा रिजिडिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच इट does not undergo any kind of deformation even if some unbalanced force is applied on it. ठीक है. यस. सिमिलरली हम लोग बोलेंगे इलास्टिसिटी भी हम लोग इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं. तो हम लोग क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ओके बाय विच अ बॉडी undergoes deformation but it regains its original shape when the deforming force are removed. ठीक है. yes या deforming forces are removed. ठीक है. और प्लास्टिसिटी हम लोग क्या बोलेंगे? so it is that property okay by which a body will continue to undergo deformation. okay. yes. and it will not resist the deformation. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ओके. तो हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी के डेफिनेशन में या फिर प्लास्टिक बॉडी के कंसेप्ट में हम लोग बोलते हैं इट डज नॉट resist deformation. ठीक है. तो क्वेश्चन ये आता है क्या रिजिड बॉडी डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करती है? तो मैं बोलूंगा यस इट डस रेजिस्ट डिफॉर्मेशन. इनफैक्ट डिफॉर्मेशन होता ही नहीं है. ओके. यस. ये आपको ध्यान में रखना है. इलास्टिक बॉडी के केस में भी यस हम लोग बोलते हैं इट डस रेजिस्ट डिफॉर्मेशन. बट डिफॉर्मेशन क्या होता है? हम लोग बोलते हैं यस यहाँ पे डेफिनेटली होता है. ओके. थोड़ा बहुत क्यों ना हो लेकिन इलास्टिक बॉडी में डिफॉर्मेशन होता है. ठीक है. अभी आप बोलोगे सर ये कंसेप्ट हम लोगों को पता है. मैं बोलूँगा बिल्कुल पता है लेकिन मैं इसको रिवाइज क्यों करा के दे रहा हूँ? तो इलास्टिसिटी के ऊपर ऐसे थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आप कभी कभी क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है. अच्छा. क्वेश्चन ये है कि जो एक इसमें एक और कंसेप्ट है विच इज इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स. ठीक है. तो किस में जनरेट होता है? तो हम लोग बोलते हैं इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स ओके वो सिर्फ इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स ओके वो सिर्फ इलास्टिक बॉडी के केस में जनरेट होता है. और ये लॉजिक हमेशा ध्यान में रखो अगर डिफॉर्मेशन हुआ तो ही इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा. अगर डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है ठीक है तो हम लोग बोलेंगे वो केस में क्या जनरेट होता है? नॉर्मल रिएक्शन. ये आपको आ रहा है समझ में? ठीक है. यस. तो डिफॉर्मेशन जब होता है तभी इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है. ये समझ में आ रहा है आपको? ओके. एंड प्लास्टिक बॉडी के केस में हम लोग बोलते हैं इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स ओके
ये जनरेट करने की वो मटेरियल या वो बॉडी की टेंडेंसी होती ही नहीं है। ओके, आई होप अभी ये क्लियर हुआ है। तो इसमें कुछ भी डाउट होगा, ओके, आप लोगों ने क्या करना है, पूछना है, ठीक है। यस, अभी मैं ये पार्ट को क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ। ओके, अच्छा, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि जो अभी एक टर्म हम लोगों ने डिस्कस किया, इंटरनल। ओके, तो इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स अच्छे से समझने के लिए, ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ इलास्टिसिटी। अब ओरिजिन ऑफ इलास्टिसिटी जो है, तो आपके टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। यस, तो मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है, ओके, ये चैप्टर की बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आज के लिए काम चल जाएगा, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके, तो दिस इज ओरिजिन ऑफ इलास्टिसिटी। तो उसमें क्या दिया हुआ है, सॉलिड कंसिस्ट ऑफ व्हाट, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स सिचुएटेड एट डेफिनेट पोजीशन इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, तो हम लोग बोलते हैं सॉलिड्स बेसिकली कौन से फॉर्म में रहते हैं, जैसे आप लोगों ने सीखा हुआ है, आइदर एमॉर्फस, ओके, या फिर हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल फॉर्म में, या फिर हम लोग बोलते हैं एक और फॉर्म रहता है, ओके, सिंथेटिक फॉर्म, या फिर जिसको पॉलीमर भी बोलते हैं हम लोग, ओके। तो दे आर मेड अप ऑफ व्हाट, इधर एटम्स और मॉलिक्यूल्स, लेकिन उसका जो रिलेटिव पोजिशन रहता है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर क्या रहता है, वो फिक्स्ड रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, when a force is applied to a body, the atoms in a body are displaced from their equilibrium position. Okay, yes, तो हम लोग बोलते हैं अभी कौन से बॉडी की बात कर रहे हैं हम लोग, रिजिड बॉडी की नहीं, ये इलास्टिक बॉडी की बात कर रहे हैं, ओके। तो जब उसके ऊपर जब हम लोग कोई टाइप का लोड या फिर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये जो एटम्स हैं, ओके, जो पहले एक दूसरे के हिसाब से क्या थे, रिलेटिवली इनका पोजिशन फिक्स था, तो अंडर द एप्लीकेशन ऑफ लोड, ओके, ये जो पोजीशन है वो क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। और जब ये पोजीशन चेंज होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, द बॉडी हैज अंडरगॉन व्हाट, डिफॉर्मेशन, ठीक है। यस, तो हम लोग क्या बोलते हैं, when a force is applied to a body, the atoms in body are displaced from their equilibrium position. अच्छा, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो जो पूरा स्ट्रक्चर है, ओके, तो माइक्रो लेवल पे भी हम लोग बोलते हैं देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स एट एनी पॉइंट, ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। यस, तो जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ऐसे केस में इंटरनल इलास्टिक फोर्सेस आर सेट अप विद इन द बॉडी which try to restore the equilibrium position of the atoms. Okay, ये आपको ध्यान में रखना है। The applied force and the internal elastic force are numerically equal in deformed state. Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग नोट कर लेंगे, ओके। यस, तो ये आपको ध्यान में रखना है, जितना डिफॉर्मिंग फोर्स रहेगा, ओके, उतना ही क्या रहता है, इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स रहता है, ठीक है। When external applied force is removed, the internal elastic force is responsible for maintaining the original dimension, okay, of the body. उसमें size आ गया, shape आ गया, या फिर दोनों भी आ जाते हैं, ठीक है। In other words, solid body is said to possess the property of elasticity of volume and elasticity of shape. Okay, ये clear है आप लोगों को। इसमें elasticity of length भी ले सकते हो आप, ठीक है। Yes, तो ये तीनों बात आपको ध्यान में रखना है, elasticity of length, elasticity of volume as well as elasticity of shape, ठीक है, ये क्लियर है। तो ये जो पैराग्राफ हमने रीड किया, इसमें कौन से अलग अलग वर्ड्स आए, ओके। तो मैं पहला वर्ड जो मैं बोलूंगा दैट इज व्हाट, इक्विलिब्रियम। और स्पेसिफिक हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो आप लोगों ने ये तो सीखा हुआ है कि थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, ओके। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इन्हें क्या, तो एट एनी गिवन पॉइंट इफ ऑल द फोर्सेस आर बैलेंस्ड, या नेट फोर्स एक्टिंग एट अ गिवन पॉइंट इज व्हाट, जीरो, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं वो पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो जब हम लोग बोलते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स, ओके, कोई बॉडी पे एक्ट होता है, तो ये जो एटम्स जब एक दूसरे के हिसाब से रिलेटिवली डिस्प्लेस होते हैं, तो उनका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, ओके। और इसी कारणवश हम लोग बोलते हैं, ओके, इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स आर सेटअप, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, ओके, ये प्रोसेस तभी पॉसिबल है, ओके, जब बॉडी के अंदर ये प्रॉपर्टी है विच इज व्हाट, इलास्टिसिटी, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अभी क्लियर हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये जो इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स है, तो अभी फिलहाल मैं उसको कैसे बोलूंगा, आई विल कॉल इट एज ओनली व्हाट, रिस्टोरिंग फोर्स, ओके। तो आपको एक और बात इसमें ध्यान में रखनी है कि
ये जो हम लोगों ने इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स है, जिसको मैं अभी सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स बोलूंगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स ये इक्वल रहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन ये कौन से केस में इक्वल रहते हैं या कब इक्वल रहते हैं? तो जब डिफॉर्मेशन हो रहा है। देखो एकदम सिंपल लॉजिक है, डिफॉर्मेशन कब होगा? जब डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट कर रहा है। जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट होना चालू हुआ, डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, और डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ तो उसका इफेक्ट क्या हुआ? रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, तो ये डिफॉर्मेशन के प्रोसेस जब होता है, तब हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? ओके, रिस्टोरिंग फोर्स, गिवन दैट द बॉडी इज व्हाट? इलास्टिक। ओके, यस। और हम लोग बोलते हैं ये कब तक पॉसिबल है? टिल द पॉइंट व्हेन द बॉडी इज अंडर इलास्टिक लिमिट। ठीक है, यस, ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, तो इसको क्या करना है, अच्छे से एक बार नोट कर लेना है, ठीक है। देखो इसके ऊपर ना थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं सीईटी में, इसलिए मैं ये हर एक जो पार्ट है, ओके, उसको थोड़ा मैं डिटेल में ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या रहेगा? तो टाइप्स ऑफ व्हाट? डिफॉर्मेशन। और वो टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन के साथ हम लोग बोलते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस या टाइप्स ऑफ स्ट्रेन समझने के पहले, ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ व्हाट? स्ट्रेस। या स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या है? तो हम लोग बोलते हैं इट इज इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और हम लोग बोलते हैं कि विद इन इलास्टिक लिमिट, ओके, इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स और जो डिफॉर्मिंग फोर्स है या जो एप्लॉइड फोर्स है, दोनों का वैल्यू क्या रहता है? इट इज सेम। Okay, so we say stress is basically defined as what? Okay, so within elastic limit we can define stress as the applied force F acting per unit area, ठीक है। और इसका जो SI यूनिट रहता है दैट इज व्हाट? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस क्या रहेगा? तो इट विल बी डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ एरिया। ये सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन ऑफ फोर्स हम लोग बोलेंगे इट विल बी L1 M1 T minus 2 upon dimension of area, that will be what? L2। okay, तो डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम, ओके, L2 ऊपर जाके L-1 M1 T-2। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, अभी दूसरी बात क्या है? तो हम लोग बोलते हैं कि जब आप लोड अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, वो लोड के अंदर क्या होता है? डिफॉर्मेशन होता है। ओके, तो अभी इसका जो एग्जांपल है, तो हम लोग बोलते हैं एक वायर है, वो वायर को आपने क्या किया है? ओके, एक लोड सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। अब वो केस में हम लोग बोलेंगे जो वायर रहेगा तो उसके लिए एरिया क्या लेना है? तो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है, ठीक है। तो सपोज ये वायर है, ओके, तो हम लोग बोलेंगे ये वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रहेगा? तो ये वायर को अगर आपने कट किया, ओके, तो आपको जो एरिया दिखने वाला है, ओके, वो एरिया क्या रहने वाला है? तो इट विल बी द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, और उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर शेप का है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप लोगों ने हमेशा नॉर्मल एरिया कंसिडर करना है। ओके, सो जब हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस देखेंगे तब ये कंसेप्ट आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो स्ट्रेस इज व्हाट? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ओके, और हम लोग बोलते हैं कि whenever there is some kind of stress, okay, within elastic limit हम लोग बोलते हैं there will be some deformation also, okay? तो जो डिफॉर्मेशन है, ओके, तो विल से उसके साथ एक और फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है विच इज कॉल्ड एज व्हाट? स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इज डिफाइंड एज व्हाट? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ये आपको ध्यान में। तो डायमेंशन क्या हो सकता है? इट कैन बी लेंथ, ओके, इट कैन बी वॉल्यूम, ठीक है, यस। तो हम लोग बोलते हैं चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यानी अगर लेंथ कंसीडर कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। और हम लोग बोलते हैं जो चेंज इन डायमेंशन का यूनिट होगा वही ओरिजिनल डायमेंशन का भी यूनिट होगा। तो हम लोग बोलेंगे बेसिकली स्ट्रेन इज व्हाट? इट इज यूनिटलेस, एंड हम लोग बोलेंगे डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन दैट विल बी व्हाट? तो इट विल बी L0 M0 T0। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और साथ में हम लोग अभी एक और पैरामीटर डिस्कस करने वाले हैं विच इज द रेशियो ऑफ व्हाट? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नथिंग बट रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन।
ओके। अच्छा, इसमें भी हम लोग बोलेंगे तीन टाइप के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं, ठीक है। यस, तो वो अभी आगे देखने वाले हैं हम लोग। बट एनीवे, जो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, तो हम लोग बोलेंगे कि स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं है, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या यूनिट रहेगा? द सेम यूनिट एज दैट ऑफ स्ट्रेस। तो हम लोग बोलेंगे दैट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और हम लोग बहुत बार इसको पास्कल के भी फॉर्म में देते हैं। ओके, ये ध्यान में रखना है। ओके, तो ये जितने भी यूनिट हैं वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के हैं, ठीक है। यस। ओके। एनीवे, हम लोग बोलेंगे इसका डायमेंशन क्या आएगा, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो डायमेंशन रहेगा इट विल बी सेम एज व्हाट, द स्ट्रेस। क्योंकि स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशन नहीं है, सो इट विल बी L-1 M1 T-2। ये क्लियर हुआ आपको? ओके। यस, तो इसको आपने क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स, ठीक है। यस, तो जो हम लोग पहला कंसेप्ट देखेंगे यहाँ पे, दैट इज ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेन एंड यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तीनों चीजें हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल कैसे लेंगे, तो मैं टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको। ओके। ये वाला डायग्राम आपने क्या करना है, रिफर करना है। तो हम लोगों ने ऐसा दिखाया हुआ है कि एक वायर है विच इज सस्पेंडेड टू रिजिड सपोर्ट। वो वायर को हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक लोड अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब वो लोड अप्लाई करने की वजह से जो वायर है उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, इलोंगेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यस। और जो वायर की न्यू लेंथ है, ओके, वो बन जाती है, तो इनिशियल लेंथ उसका कैपिटल एल था, ओके। उसमें इलोंगेशन या जो डिफॉर्मेशन हुआ वो स्मॉल एल हुआ, ठीक है। यस, तो हम लोग बोलेंगे उसकी जो न्यू लेंथ रहेगी दैट विल बी व्हाट, कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल। ये क्लियर है, ठीक है। यस, तो इसको हम लोग यहाँ पे किस तरह से बताएंगे, ओके। सो विल से इनिशियल लेंथ ऑफ वायर इज व्हाट, तो इट इज कैपिटल एल, ओके। फिर हम लोग बोलेंगे फाइनल लेंथ क्या है, लेट अस से वो बढ़ के ओके एल डैश बन गई है, एंड एल डैश इज गोइंग टू बी व्हाट, सो इट इज गोइंग टू बी ओरिजिनल लेंथ एल प्लस डिफॉर्मेशन इन द लेंथ, ओके। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन रहेगा, ओके, तो डिफॉर्मेशन की जगह पे मैं वर्ड यूज करूंगा इलोंगेशन, ओके। यस, तो इलोंगेशन क्या है, इट इज स्मॉल एल, ठीक है। तो सबसे पहले ओके, मैं वापस ये डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है, ओके, यस, या ये जो लोड एक्ट हो रहा है वो कैसे एक्ट हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। और वो किसके ऊपर एक्ट हो रहा है, वायर के ऊपर एक्ट हो रहा है, ओके। जैसे हम लोग बोल रहे हैं ये वायर है, ओके, और ये वायर के ऊपर एक लोड हम लोगों ने क्या किया है, अटैच किया हुआ है। अब ये जो लोड है वो कौन से एरिया पे एक्ट होने वाला है, ये वाले एरिया पे एक्ट होने वाला है, ओके। यस, तो यहाँ पे मैं एक रफ डायग्राम बना देता हूँ, ओके, लाइक दिस। मैं बोलूँगा ये हमारी वायर है, समवॉट लाइक दिस, और इसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लोड लगा दिया है। तो ये लोड जो है दैट विल बी डब्ल्यू विच इज इक्वल टू वॉट एम जी, वो नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे कि ये जो वायर है, तो वायर के अंदर क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यस, तो अंडर द टेंशन ओके, हम लोग क्या बोलेंगे, जो वायर रहेगी उसका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, अब वायर का जो एरिया है, ओके, तो आपको ध्यान में रखना है जो क्रॉस सेक्शन एरिया रहने वाला है दैट विल बी ओके सर्कुलर इन शेप, एंड उसका जो वैल्यू रहेगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, बाय आर स्क्वायर, ओके। वेयर आर इज व्हाट, तो हम लोग बोलेंगे इट इज रेडियस ऑफ द वायर, जो कि बहुत ही कम रहने वाला है, क्योंकि रेडियस ऑफ द वायर हम लोग बोलेंगे कुछ में रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। यस। एनीवे, सबसे पहले जो पैरामीटर मैं डिस्कस करना चाहूंगा दैट विल बी टेंसाइल स्ट्रेस विच विल बी इक्वल टू वॉट, तो हम लोग बोलेंगे टेंसाइल लोड। अब टेंसाइल लोड यानी क्या है, तो जो टेंशन क्रिएट कर रहा है, ओके। यस, और जो टेंशन है यहाँ पे ओके दैट इज इक्वल टू वॉट, फिलहाल तो मैं ऐसा बोलूंगा दैट विल बी इक्वल टू द लोड अप्लाइड विच इज डब्ल्यू विच इज इक्वल टू वॉट एम जी। इसको हम लोग बोलेंगे लोड अप्लाइड डब्ल्यू एंड लोड अप्लाइड पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अच्छा, ये जो लोड है तो वो हम लोग बोलेंगे एरिया को कैसा है, नॉर्मल है, ओके। नॉर्मल का मतलब क्या, तो हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा लोड है, तो ये वायर का क्या है, वायर यहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है, वायर इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ये जो एरिया है, ये एरिया और लोड के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यस, हम लोग बोलेंगे लोड इज व्हाट, लोड इज नॉर्मल टू द एरिया, सो लोड का वैल्यू क्या है, इट इज एम जी, एंड एरिया का वैल्यू क्या है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अभी इसमें दूसरी बात क्या है, तो हम लोग बोलेंगे यस टेंसाइल स्ट्रेन भी डिफाइन कर लेते हैं हम लोग।
तो जैसे स्ट्रेन हम लोगों ने डिफाइन किया था, टेंसाइल स्ट्रेन यहाँ पे क्या रहेगा, चेंज इन डायमेंशन यानी चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ यानी क्या, इलोंगेशन। मैं बोलूँगा इट विल बी स्मॉल एल अपॉन वॉट, ओके, ओरिजिनल लेंथ विच इज वॉट, कैपिटल एल। ओके, अच्छा अभी इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो यंग्स मॉड्यूलस। तो बेसिकली यंग्स मॉड्यूलस क्या है, इट इज द मॉड्यूलस ऑफ वॉट, इलास्टिसिटी, ओके, डिनोटेड बाय कैपिटल बाय, सो इट विल बी द रेशियो ऑफ वॉट, टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, मैंने यहाँ पे अभी शॉर्ट फॉर्म यूज किया हुआ है। ओके, सो टेंसाइल स्ट्रेस जो है तो वो हो जाएगा mg अपॉन पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। ओके, इसको ही रीअरेंज किया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यंग्स मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला आएगा, ओके, y विल बी इक्वल टू वॉट, mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यस, अभी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कैपिटल एल क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, एंड स्मॉल एल क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा अभी एग्जाम में एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सो व्हाट वी से, सपोज अगर मैंने mg के जगह पे इसको f बोल दिया, ठीक है, और ये जो है इसको मैंने कैपिटल ए बोल दिया, तो हम लोग बोलेंगे यंग्स मॉड्यूलस कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, तो इट विल बी रेशियो ऑफ व्हाट, तो टेंसाइल स्ट्रेस, ओके, डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन। ओके, तो इसको हम लोग रीअरेंज करके क्या बोलते हैं, दिस विल बिकम एफ इंटू कैपिटल एल अपॉन ए इंटू स्मॉल एल। ठीक है, अब ये फॉर्मूले से आपको एक और फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, यस, दैट विल बी ऑफ व्हाट, द फोर्स अप्लाइड। तो फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू व्हाट, y इंटू ए इंटू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। ठीक है, यस, अब ये जो फॉर्मूला है ये मैं आगे क्या करने वाला हूँ, डिस्कस कर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, क्यों इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बताता हूँ। हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कैपिटल बाय जो है, इट इज यंग्स मॉड्यूलस, वो कांस्टेंट हम लोग एज्यूम करते हैं। जो एरिया है, हम लोग बोलते हैं कि एरिया ऑफ द वायर चेंज नहीं हो रहा है। हालांकि हम लोगों को ये पता है कि जब आप वायर को स्ट्रेच करोगे तो अगर उसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, कम होता है, जो आगे हम लोग पॉइजन्स रेशियो में देखने वाले। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि y इज कांस्टेंट, कैपिटल ए इज कांस्टेंट, एंड कैपिटल एल इज आल्सो व्हाट, कांस्टेंट। यानी जो इनिशियल लेंथ है वो तो वायर की क्या थी, फिक्स थी। ओके, यस, तो हम लोग बोलेंगे इफ y a एंड कैपिटल L इज कांस्टेंट, कैन आई से f इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, L। ओके, यानी द अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डिफॉर्मेशन। अब यही क्या है, तो ये हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज हुक्स लॉ। ठीक है, यस, तो ये जो हुक्स लॉ है ये हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, हुक्स लॉ एक और बात बताता है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्ट्रेन, ये हम लोगों ने सीखा हुआ है। या फिर हम लोग बोलते हैं द लोड अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डिफॉर्मेशन। ठीक है, इसका रिवर्स भी ट्रू है, द डिफॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द लोड अप्लाइड। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, ये अच्छे से नोट कर लेना है हम लोग। ओके, हुक्स लॉ पे भी आएंगे, लेकिन उसके पहले क्या है, ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड द अदर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, यस, इसको प्लीज नोट कर लो। ओके, तो अभी हम लोगों ने टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन देख लिया है, यंग्स मॉड्यूलस देख लिया है। ओके, अच्छा मैं सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा, द टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन आर ऑल्सो रेफर्ड एज व्हाट, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बहुत बार टेंसाइल स्ट्रेस की जगह पे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा। ओके, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब क्या, स्ट्रेस जनरेटेड अलोंग द लेंथ, ये क्लियर है। ठीक है, अब जो सेकेंड टाइप का जो हम लोग बोलेंगे स्ट्रेस है, दैट इज व्हाट, इट इज वॉल्यूम स्ट्रेस। और उसके साथ हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन भी एसोसिएटेड है। ठीक है, और हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसको हम लोग बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेस, तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और वो ब्लॉक के ऊपर चारों तरफ से, ओके, या फिर जितने भी अवेलेबल डायरेक्शन है, ओके, ब्लॉक यानी क्या है, क्यूब है। ओके, यस, तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस। तो वो जितने भी फेसेस हैं उसके ऊपर हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओके, देर इज सम वॉट प्रेशर दैट इज एक्टिंग, और वो जो प्रेशर है उसको मैं क्या बोल देता हूँ, लेट अस से डीपी। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा और कुछ एडिशनल प्रेशर एक्ट हो रहा है। ओके, तो ये जो एडिशनल प्रेशर है इसको मैंने क्या बोल दिया है, डीपी। ठीक है, अच्छा ये जो डीपी है ये किसके ऊपर एक्ट हो रहा है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि अगर मैं ये वाला साइड देखूँ, ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ से देखूँ, यानी टॉप व्यू देखूँ, तो मुझे क्या दिखेगा कि ये कुछ इस तरह से, दिस इज द एरिया। ओके,
और ये एरिया पे हम लोग बोल रहे हैं ओके नॉर्मली जो प्रेशर एक्ट हो रहा है ओके यस तो वो कौन से तो भी नॉर्मल फोर्स की वजह से एक्ट हो रहा होगा। क्या आपको आ रहा है समझ में? तो बेसिकली जब आप इसको ऊपर से देख रहे हो तो ये जो एरिया है ओके वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा क्योंकि ब्लॉक है ठीक है। तो ये आपको स्क्वायर शेप का आपको एरिया दिखने वाला है। तो हम लोग बोलेंगे कि देखो अगर कोई प्रेशर एक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली कोई यहाँ पे नॉर्मल फोर्स भी एक्ट हो रहा है। वो नॉर्मल फोर्स एफ जो है उसका वैल्यू क्या है? सो विल से दिस एफ इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट dp इंटू ए ठीक है। और ये जो एफ है ओके तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? विल कॉल इट एज ओके कॉम्प्रेसिव फोर्स। क्या बोलेंगे? विल कॉल इट एज कॉम्प्रेसिव फोर्स। कॉम्प्रेसिव फोर्स क्यों? तो ये जितना भी फोर्स रहेगा देखो मैं यहाँ पे डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये जो फोर्स है वो सब डायरेक्शन से क्या हो रहा है? बॉडी पे एक्ट हो रहा है। तो बॉडी को एक तरह से क्या कर रहा है? इट इज ट्राइंग टू कॉम्प्रेस। और जब वो उसको कॉम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है इन ऑल द डायरेक्शन ओके सो हम लोग बोलेंगे देयर विल बी चेंज इन वॉल्यूम बट वो चेंज इन वॉल्यूम क्या होने वाला है? इट विल बी डिक्रीज इन वॉल्यूम ओके। सो द कॉम्प्रेसिव फोर्स इज वॉट एफ विच इज इक्वल टू वॉट डीपी इंटू ए। सो कैन आई से यहाँ पे जो वॉल्यूम स्ट्रेस आएगा जिसको हम लोग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस भी बोलते हैं ओके तो मैं अभी वॉल्यूम स्ट्रेस की जगह पे क्या बोल रहा हूँ इसको? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। दैट विल बी इक्वल टू वॉट? कॉम्प्रेसिव फोर्स ओके अपॉन द एरिया। कॉम्प्रेसिव फोर्स क्या है? तो हम लोग बोलेंगे इट इज डीपी इंटू ए अपॉन द एरिया। तो एरिया एरिया कैंसिल हो गया तो आपको बेसिकली क्या मिल रहा है? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस या फिर वॉल्यूम स्ट्रेस इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? डीपी। डीपी ने क्या? तो हम लोग बोलेंगे एडिशनल प्रेशर। और हम लोग बोलते हैं प्रेशर का जो यूनिट है इट इज व्हाट? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वही वॉल्यूम स्ट्रेस का भी यूनिट है। कोई भी स्ट्रेस है उसका यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ओके जब यहाँ पे हम लोग ओके कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो विल एज्यूम कि इसका थोड़ा सा वॉल्यूम क्या हो गया है? कम हो गया है ठीक है। अच्छा ये बात आपको ध्यान में रखना है तो मैं बोलूंगा v इज वॉट? इनिशियल वॉल्यूम। v डैश क्या है? फाइनल वॉल्यूम ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि v डैश का वैल्यू जो है इट इज लेस देन v। क्यों? तो हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? कॉम्प्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डेल्टा v होगा यानी चेंज इन वॉल्यूम होगा ओके डेल्टा v बोलो या उसको dv बोलो ओके यस तो उसका नेचर क्या रहने वाला है? इट विल बी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। बट सिंस v इज लेस देन v कैन आई से जो dv रहेगा या डेल्टा v रहेगा ओके इट विल बी वॉट? नेगेटिव इन नेचर। तो कहना है इसे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन जो रहेगा ओके या आप उसको वॉल्यूम स्ट्रेन बोलो। तो वो क्या रहने वाला है? इट विल बी चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम मैंने उसको मैंने डीवी बोल दिया अपॉन व्हाट? द ओरिजिनल वॉल्यूम विच इज व्हाट वी। लेकिन मैं यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगा देता हूँ तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? जो डीवी है उसका वैल्यू क्या रहने वाला है? नेगेटिव रहेगा ठीक है। तो कहना है से अब यहाँ पे हम लोगों ने कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस भी देख लिया है ओके और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन भी देख लिया है। तो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन कर लेते हैं। तो जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है it will be defined as what? Ratio of compressive stress to compressive strain or volume stress to volume strain ठीक है। ये क्लियर है? तो इसमें हम लोग बोलेंगे दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? वॉल्यूम स्ट्रेस इज नथिंग बट इक्वल टू एडिशनल प्रेशर अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन इज माइनस dv अपॉन v। तो कैन आई से दिस गोइंग टू बी माइनस v dp अपॉन dv। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके यस। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ सो k क्या रहेगा? इट विल बी v इंटू डी पी अपॉन डी वी ठीक है। ये आप लोगों ने क्या करना है? एक बार नोट डाउन कर लेना है ठीक है। तो के क्या है? के इज कॉल्ड एज व्हाट? बल्क मॉड्यूलस। ये आपने ध्यान में रखना है ठीक है। यस तो ये हमारा क्या था? सेकंड टाइप का क्या था? वॉल्यूम या सेकंड टाइप का हम लोग बोलते हैं हमारा क्या था? ओके दिस वाज सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन एंड सेकंड टाइप ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ठीक है। यस अब हम लोग क्या करेंगे? जो लास्ट है टाइप उसको देख लेंगे। तो जो थर्ड टाइप है या लास्ट टाइप है उसमें हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एज व्हाट? shear स्ट्रेस। उसके साथ जो स्ट्रेन एसोसिएटेड है
उसके साथ जो स्ट्रेन एसोसिएटेड है दैट इज कॉल्ड एज शियर स्ट्रेन। और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो एसोसिएटेड है उसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है। अब पिछले दो जो हम लोग बोल रहे थे, ओके, स्ट्रेसेस थे या जो स्ट्रेन थे, वो चेंज इन साइज के साथ रिलेटेड थे। यहाँ पे जो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन है दे आर रिलेटेड टू चेंज इन शेप। ठीक है। इसका एकदम सिंपल डायग्राम है। मैं बोलूँगा एक ब्लॉक बना लेते हैं हम लोग लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, ये जो ब्लॉक है वो हम लोगों ने क्या किया हुआ है, बॉटम पे उसको फिक्स करके रखा हुआ है एक रिजिड सरफेस के साथ। ठीक है। और मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक इस तरह से एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। ये जो फोर्स है वो ऊपर के एरिया को क्या है, पैरेलल है। ओके। तो ये लेट अस से ये ऊपर का एरिया है लाइक दिस। हम लोग जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ओके, वो फोर्स इस तरह से अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ओके। आप लोड यहाँ पे नहीं दे रहे हो, तो आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो इस तरह से कर रहे हो, यानी आप इस तरह से क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आप ये टाइप से लोड अप्लाई करते हो तो हम लोग बोलते हैं दिस लोड इज कॉल्ड एज व्हाट, ओके, दिस इज योर टेंजेंशियल लोड एफ टी। देखो, अगर लोड ऐसा अप्लाइड करता मैं तो मैं उसको सिंपली एफ बोलता। एफ यानी क्या है, नॉर्मल लोड। तो पिछले जो दोनों केसेस थे, ओके, टेंसाइल स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेस, उसमें हम लोगों ने जो लोड अप्लाई किया था वो नॉर्मल लोड था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो लोड अप्लाई कर रहे हैं वो कौन सा है, टेंजेंशियल लोड है। ठीक है। तो इसको मैं अभी फिलहाल इरेज कर देता हूँ। अभी टेंजेंशियल लोड अप्लाई करने की वजह से लेट अस से दिस इज ए, दिस इज बी, ये जो ए बी है वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया लाइक दिस, यानी जो पॉइंट बी है वो बी डैश पे आ गया। ठीक है। और जो पॉइंट ए है वो हम लोग बोल रहे हैं ए डैश पे आ गया। ठीक है। और ये जो ब्लॉक है, ठीक है, तो उसका थोड़ा सा शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। तो सामने से जो उसका हम लोगों को सेक्शन स्क्वायर दिख रहा था, अब वो क्या दिख रहा है आपको, एक टाइप का पैरेललोग्राम दिख रहा है। ठीक है। यस, तो ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, उन्होंने इसमें 3D डायग्राम दिया हुआ है। यस, दिस वन। तो यहाँ पे जो लोड अप्लाई कर रहे हैं, ओके, वो कैसा है, टेंजेंशियल टू द सर्फेस है। ओके। ये वाला सर्फेस क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। और ये जो ऊपर का सर्फेस है वो थोड़ा सा क्या हो रहा है, आगे आ रहा है। ठीक है। तो उन्होंने इसको क्या बोला हुआ है, दे हैव कॉल्ड इट एज ई एफ जी एच। ठीक है। तो पॉइंट ई ई डैश पे आ गया है, एफ कहाँ पे आ गया है, एफ डैश पे आ गया है, एच एच डैश पे आ गया है, जी जी डैश पे आ गया है। ठीक है। हम लोगों ने क्या बोला है इसको, हम लोग सिर्फ उसको सामने से देख रहे हो। ठीक है। तो मैंने एकदम रफ डायग्राम बनाया हुआ है। तो मैं बोल रहा हूँ पॉइंट ए कहाँ पे आ गया है, ए डैश पे, बी कहाँ पे आ गया है, बी डैश पे। ओके। तो मैं बोलूंगा जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ टॉप लेयर, ओके, टॉप लेयर या उसको आप फ्री लेयर भी बोल सकते हैं। फ्री लेयर क्यों बोल रहा हूँ, तो इसके ऊपर कोई अवेलेबल लेयर नहीं। ठीक है। यस, इट इज इक्वल टू वॉट, यू कैन से ए डैश विच इज इक्वल टू वॉट, बी बी डैश। अब ये डायग्राम के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, लेट अस से ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको मैंने बोल दिया एक्स। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अभी जो हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है, तो वो फोर्स क्या है, विल कॉल इट एज एफ टी, विच इज टेंजेंशियल फोर्स। इट इज एक्टिंग ऑन व्हाट एरिया, ओके, कौन सा एरिया, तो हम लोग बोलेंगे एरिया पैरेलल टू एफ टी। ओके, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं वो जो एरिया है वो नॉर्मल होना चाहिए फोर्स को, या जो फोर्स है वो नॉर्मल होना चाहिए एरिया को। ठीक है। यहाँ पे लेकिन जो एरिया है या जो फोर्स है वो क्या है, तो हम लोग बोलेंगे वो दोनों एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है, इसलिए हम लोग यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स वर्ड यूज कर रहे हैं। ओके। सो ये केस में हम लोग बोलेंगे जो स्ट्रेस डेवलप होगा, ओके, तो मैं बोलूंगा शियर स्ट्रेस, इसका सिंबल जो है वो है टाउ। ठीक है। यस। अच्छा, पिछले दो केसेस में हम लोगों ने, ओके, जो टेंसाइल स्ट्रेस देखा था या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस देखा था, तो उसके जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से है। ये बताना मैं आपको भूल गया। तो टेंसाइल स्ट्रेस के लिए बहुत बार सिग्मा टी यूज होता है, और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस के लिए सिग्मा सी यूज होता है। ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से ध्यान में रखना है। एनीवे, शियर स्ट्रेस टाउ इज नथिंग बट इक्वल टू वॉट, एफ टी अपॉन ए। ठीक है। यस, इसको मैं बोल देता हूँ रिजल्ट नंबर वन। अब शियर स्ट्रेन की बात करते हैं। ओके। तो शियर स्ट्रेन हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ lateral displacement
of free layer to the distance between free and fixed layer. तो डिस्टेंस बिटवीन फ्री एंड फिक्स लेयर जो रहेगा वो आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है. ओके, यानी आप ऐसे बोलोगे ए बी, और इसको मैं बोल देता हूँ लेट अस से दिस इज सी डी. ए बी एंड सी डी के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, ओके, जो मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट यू कैन से ए सी और बी डी. तो ये जो बी डी है इसको हम लोगों ने लेंथ को एल बोल दिया, लेंथ ऑफ साइड इज एल. तो हम लोग बोलेंगे जो शेयर स्ट्रेन है वो आपका बन जाएगा, ओके, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, lateral displacement which is x upon the distance between the free and the fixed layer which is capital L. Okay, और अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, if that is theta, so can I say the shear strain which is equal to x upon L is also equal to what, tan of theta. बट हम लोग बोलते हैं जो थीटा है वो बहुत ही स्मॉल रहने वाला है. ओके, तो ऐसे केस में tan theta is approximately equal to what, theta. So can I say shear strain is nothing but it is equal to what, the theta. Okay, and जो थीटा फॉर्म हो रहा है यहाँ पे वो किस में हम लोग मेजर करते हैं, we measure it in what, रेडियन. ठीक है, थीटा का वैल्यू बहुत स्मॉल होने के कारण हम लोग बोलते हैं tan theta is approximately equal to theta and shear strain is what, theta. Okay, अब यहाँ तो यहाँ पे जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होगा उसको हम लोग कैपिटल जी से देते हैं. एंड व्हाट इज कैपिटल जी, तो हम लोग बोलते हैं इट इज रेशियो ऑफ shear stress to shear strain. ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, सो shear stress का वैल्यू क्या है, F अपॉन ए डिवाइडेड बाय shear strain. ओके, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, तो हम लोग बोलेंगे थीटा. आई होप दिस इज क्लियर. तो लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड. तो ये क्या था हमारा, दिस वाज ऑल अबाउट द shear stress, shear strain एंड मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी. बस एक बार आपने ध्यान में रखना है, जो पिछले दोनों स्ट्रेस और स्ट्रेन थे उसमें जो फोर्स एक्ट हो रहा था वो नॉर्मली एक्ट हो रहा था, यहाँ पे कैसे एक्ट हो रहा है, टेंजेंशियली एक्ट हो रहा है. ये क्लियर है आप लोगों को. ओके, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब इसमें और भी कुछ कंसेप्ट है. ओके, तो वो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में से देखेंगे. ठीक है, सो जो नेक्स्ट पार्ट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, दैट इज व्हाट, हुक्स लॉ. ठीक है, तो ये अभी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में से देख लेते हैं. हम लोग बोलते हैं कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है, ओके, जब तक हम लोग लोड अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी जो है, ओके, उसका इलास्टिक नेचर क्या है, वो एज इट इज है. यानी हम लोग बोल रहे हैं कि जो लोड अप्लाई किया है इट इज विद इन इलास्टिक लिमिट. हुक्स लॉ जो रहता है वो क्या रहता है, एप्लीकेबल रहता है. ओके, सो बेसिकली व्हाट इज हुक्स लॉ, तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, ओके, अ टेंसियो सिक्विक. इसका मतलब है एज द एक्सटेंशन सो द फोर्स, यानी जितना आप लोड अप्लाई कर रहे हो उतना एक्सटेंशन हो रहा है. ठीक है, यस, तो वो लॉजिक के हिसाब से ये दोनों स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखने. द डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द फोर्स अप्लाइड टू इट. ठीक है, और ये जो होता है दिस इज विद इन व्हाट, इलास्टिक लिमिट. ओके, यस, और इसका एक और अल्टरनेटिव स्टेटमेंट दिया है, विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्ट्रेन. ठीक है, एंड व्हेन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जो कांस्टेंट आता है, ओके, यहाँ पे लिख देता हूं मैं. सो इफ स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ओके, तो जो कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. और ये ई के भी तीनों केसेस देख लिए. तो हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस के केस में जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी रहता है दैट इज यंग्स मॉड्यूलस. फिर हम लोग बोलते हैं कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस के केस में इट इज बल्क मॉड्यूलस, और शियर स्ट्रेस के केस में क्या रहता है, इट इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को. ठीक है, तो हुक्स लॉ के ये दोनों स्टेटमेंट आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं. पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, तो मैं बोलूंगा द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन. तो बेसिकली मैं बोलूँगा इसको अगर आप रिवर्स ध्यान में रखते हो तो और ज़्यादा इजी होता है. द डिफॉर्मेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डिफॉर्मिंग फोर्स. ऐसे भी ध्यान में रखा तो भी चलेगा. और जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है, ओके, जो अभी हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में देखा है, दैट इज व्हाट, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ स्ट्रेस
या फिर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, स्ट्रेस इज इक्वल टू वॉट, तो कांस्टेंट ई इंटू स्ट्रेन। ठीक है, सो कैन आई से टेंसाइल स्ट्रेस will be equal to what? Young's modulus into टेंसाइल स्ट्रेन। अब मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूँ कि जो स्टेटमेंट 2 है उससे भी आप स्टेटमेंट 1 निकाल सकते हैं। कैसे? मैं बोलूँगा टेंसाइल स्ट्रेस क्या है? इट इज बेसिकली नथिंग बट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल लोड अप्लाइड टू द वायर पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। और ये हो जाएगा y इंटू टेंसाइल स्ट्रेन क्या होगा, तो इट विल बी स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। कैन आई से इसको रीअरेंज किया तो आपको क्या मिलता है, f इज इक्वल टू वॉट, y इंटू ए इंटू स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। अच्छा, इसमें मैं बोलूँगा कि y का वैल्यू हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, a जो है तो वी नो दैट कि एरिया जो है, एरिया थोड़ा बहुत तो चेंज होता ही है। ओके, जब आप लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज करते हो तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी थोड़ा बहुत हम लोग बोलते हैं डिक्रीज होता है। बट यहाँ पे हम लोग ऐसा एज्यूम करेंगे जो इनिशियल एरिया था उसका वैल्यू कंसीडर करके वी आर कंसीडरिंग ए इज व्हाट, कांस्टेंट, एंड कैपिटल एल जो इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर वो भी क्या है, हम लोग कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। सो कैन आई से एफ इज इक्वल टू वाई ए अपॉन कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल। ओके, ये जो पूरा टर्म है इसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे एंड व्हाट विल गेट इज एफ इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्मॉल एल। ओके, तो ये जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है उससे आप पहला वाला स्टेटमेंट ऐसे भी निकाल सकते हो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डिफॉर्मेशन। ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो ये क्या था आपका हुक्स लॉ था। ओके, अच्छा, हुक्स लॉ कौन से इसमें अप्लाइड रहता है या कौन से इसमें एप्लीकेबल होता है? हम लोग बोलते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर इलास्टिक लिमिट एक्सीड हो गया तो हम लोग फिर यहाँ पे हुक्स लॉ डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, एक और बात बतानी है आपको कि इलास्टिक लिमिट में ही हम लोग बोलते हैं द lateral strain produced in wire is directly proportional to longitudinal strain, और हम लोग बोलते हैं कि बेसिकली इसको मैं ऐसा बोल देता हूँ, lateral strain, ये अगर मैंने प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकाल दिया तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा, यस, तो कांस्टेंट को जो सिंबल हम लोग देते हैं वो सिग्मा का देते हैं। ठीक है, यस, तो एक बार टेक्स्ट बुक में भी देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए सिग्मा का उन्होंने सिंबल यूज किया है और ये जो सिग्मा है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पॉइसॉन्स रेशियो। तो बेसिकली ये है क्या, तो हम लोग बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा टाइम्स व्हाट, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। एग्जाम में ये आ सकता है क्वेश्चन सीईटी में आपको, तो हम लोग बोलेंगे देखो सिग्मा इज रेशियो ऑफ व्हाट, लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब हम लोग बोलते हैं कि लैटरल स्ट्रेन इन्हें क्या है, तो जब आप वायर को एक्सटेंड करते हो, ठीक है, यस, तो लेंथ इंक्रीज होने के लिए हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है वायर। इसका मतलब क्या होता है, तो डायमीटर ऑफ वायर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो हम लोग बोलेंगे लेट द चेंज इन डायमीटर बी स्मॉल डी। ओके, लेट द ओरिजिनल डायमीटर बी कैपिटल डी, और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन तो हमको पता है इट इज व्हाट, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। therefore we say okay sigma it will become what, small d upon capital D into capital L upon small l। ये क्लियर है? सिर्फ इसमें एक बात आपको ये ध्यान में रखना है कि जो स्मॉल डी है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो स्मॉल डी है, दैट इज व्हाट, डिक्रीज इन डायमीटर। और जो स्मॉल एल है वो इंक्रीज है, इंक्रीज इन लेंथ। और ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं जो सिग्मा है वो क्या रहता है, इट इज पॉजिटिव। हालांकि ये डिक्रीज है लेकिन उसको डिफाइन इस तरह से किया है, इफ द डायमीटर डिक्रीजेस एंड द लेंथ इंक्रीजेस देन ओनली सिग्मा इज कंसिडर्ड एज व्हाट, पॉजिटिव। तो ये उसका डेफिनेशन है या उसका नेचर है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं। सो Poisson's ratio, when a force is applied to a body along any direction, change in size along the direction of force, and there is also change in size perpendicular to direction of the force। yes, इसका मतलब क्या है, हम लोग बोलते हैं कि the longitudinal extension is accompanied by what, lateral contraction। ये आपको आ रहा है समझ में?
This lateral contraction depends on what? The nature of the body and is proportional to its size. Okay, direction as well as stress. This proportional change is called as what? Lateral strain. ये आपको क्लियर है? अच्छा, अभी और जो सिग्मा का रेंज दिया हुआ है दैट इज फ्रॉम व्हाट? -1 ओके टू 0.5. ठीक है, तो कुछ टेक्स्ट बुक्स में ओके यहाँ पे उन्होंने 0 दिया हुआ है ओके, और ये यहाँ पे जो नए टेक्स्ट बुक है उसमें उन्होंने -1 दिया. ठीक है, तो अभी आप लोगों ने इसको फिलहाल यही कंसिडर करना है, -1 लेस देन इक्वल टू सिग्मा लेस देन इक्वल टू 0.5. ठीक है, ये क्लियर है? नाउ अगर इसका डेफिनेशन वापस देख लेते हैं, पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन. इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज व्हाट? डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर. तो इसमें आपको एक ध्यान में रखना है, एक आपकी स्पेसिमेन वायर है और एक जिसके ऊपर आप लोड अप्लाई कर रहे हो. स्पेसिमेन वायर में हम लोग क्या करते हैं, एक स्केल अटैच करके रखते हैं ओके, और जो हमारा एक्सपेरिमेंटल वायर है उसको आप एक पॉइंटर अटैच करते हो. तो जब आप उस पर लोड इंक्रीज करते जाते हो तो पॉइंटर का पोजीशन क्या होता है? नीचे आता है, और उससे हमको पता चलता है कि कितना डिफॉर्मेशन क्रिएट हुआ है ओके. तो वो स्केल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? रीड कर पाते हैं. ठीक है, यस. तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये मैं पूरा तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन बस इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे हैं कि जैसे सीईटी में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप जो दोनों वायर यूज कर रहे हो उसका मटेरियल सेम रहता है क्या? तो डेफिनेटली सेम रहता है ओके. सेकंड, जो आप लोड इंक्रीज कर रहे हो ओके, तो वो कैसे इंक्रीज कर रहे हो? तो हम लोग बोलते हैं लोड इज बीइंग इंक्रीज इन इंक्रीमेंटल मैनर. यानी आप आधा आधा केजी क्या कर रहे हो या हाफ केजी क्या कर रहे हो, कंसिस्टेंटली वो लोड बढ़ाते जा रहे हो. ठीक है, और उसके अगेंस्ट आप रीडिंग लेते जा रहे हो. ठीक है, बाकी पूरा एक्सपेरिमेंट तो आपको समझा होगा ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ डाउट या कुछ आया ओके तो आपने क्या करना है, प्लीज मुझे पूछ लेना है. ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज व्हाट? बिहेवियर ऑफ मेटल वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड. ठीक है, तो ये आपका टेंसाइल स्ट्रेस वर्सेस टेंसाइल स्ट्रेन का क्या है? डायग्राम है ओके. अच्छा, इसमें डायरेक्टली क्या करता हूँ मैं, टेक्स्ट बुक में से ही आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो अलग अलग पॉइंट्स है वो क्या है. ठीक है, यस. तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक वायर लिया हुआ है और वो वायर को आप क्या करते हो ना ओके, धीरे धीरे उसके ऊपर आप लोड अप्लाई करते जाते हो. जैसे जैसे आप लोड अप्लाई करते हो ओके, तो हर एक वैल्यू ऑफ लोड के लिए आप किसका वैल्यू निकालते हो? स्ट्रेस का वैल्यू. ठीक है, अब वो पर्टिकुलर स्ट्रेस के वैल्यू के लिए ओके हम लोग क्या करते हैं, डिफॉर्मेशन जो है जितना भी वायर में एक्सटेंशन हो रहा है वो एक्सटेंशन क्या करते हैं? मेजर करते हैं. अब जब वो एक्सटेंशन आपने मेजर किया ओके, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? स्ट्रेन. ठीक है, सो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लोड ओके यू हैव वन वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एंड वन वैल्यू ऑफ स्ट्रेन. ठीक है, और वो हम लोग क्या करते जाते हैं ओके, यहाँ पे प्लॉट करते जाते हैं. ठीक है, तो जैसे जैसे आप लोड इंक्रीज करते हो आपको जो ग्राफ मिलता है वो कुछ इस तरह से मिलता है. ठीक है, और एक पॉइंट पे क्या हो जाता है, हम लोग बोलते हैं कि जो वायर है वो क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है. ठीक है, अब ये जो पूरा ग्राफ है इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ठीक है, यस. तो इसमें कुछ पॉइंट है, हम लोग बोलते हैं कि इनिशियली जैसे जैसे आप लोड अप्लाई करते जाते हो ओके, स्ट्रेस का वैल्यू और स्ट्रेन का वैल्यू एक साथ बढ़ता है. यानी हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्ट्रेन. और पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक ओके, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको ओके, आपको ग्राफ क्या मिलेगा? परफेक्टली लीनियर मिलेगा. ठीक है, तो जो पॉइंट पी है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनल लिमिट. ये ध्यान में रखना है. ठीक है, अब इसके आगे जब आप लोड बढ़ाते हो स्ट्रेस भी इंक्रीज होता है और स्ट्रेन भी इंक्रीज होता है, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग बोलते हैं कि जो ग्राफ है उसका लीनियर नेचर थोड़ा सा चेंज होता है, बहुत ज्यादा नहीं ओके. तो इसलिए जो वो पॉइंट मिलता है पॉइंट पी के आगे ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज इलास्टिक लिमिट. ओके, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैक्सिमम वायर्स के केसेस में पॉइंट पी एंड पॉइंट ई बहुत क्लोज रहते हैं. ठीक है, यानी प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट क्या रहता है? दे आर वेरी क्लोज. और हम लोग बोलते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट एज वेल एज प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्ट्रेन. ये क्लियर है? ठीक है, अच्छा अभी पॉइंट ई के आगे क्या होता है ओके, ये आपको ध्यान में रखना है. सो आफ्टर पॉइंट ई इफ यू इंक्रीज द लोड ओके, तो हम लोग बोलते हैं आप इलास्टिक लिमिट क्या कर रहे हो? क्रॉस कर रहे हो. ओके, अभी ये देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन रहता है कि सर इलास्टिक लिमिट हम लोग किस में देते हैं? हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस. तो अगर ये पॉइंट ई से, सब लोगों ने यहाँ पे ध्यान देना है, पॉइंट ई से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ लाइक दिस ओके, तो ये जो स्ट्रेट लाइन रहेगा ओके, व्हाट विल से इज ओके, ये आपको वैल्यू किसका देगा? तो एक स्ट्रेस का वैल्यू देगा, और वो स्ट्रेस का जो वैल्यू रहेगा दैट विल बी व्हाट? इलास्टिक लिमिट. इसके आगे अगर आपने लोड बढ़ाया ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं देयर इज सम परमानेंट डिफॉर्मेशन ओके, और वो जो परमानेंट डिफॉर्मेशन है तो हम लोग बोलते हैं वो आपका ई डैश तक जाता है. ठीक है, यस. ई डैश से अगर आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो, ये वाले लाइन को ओके,
यानी OE को अगर आप ओके ई डैश से एस तक एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो तो आपको जो OS मिलता है दैट OS इज कॉल्ड एज व्हाट, परमानेंट सेट। परमानेंट सेट यानी क्या, तो जो स्ट्रेन डेवलप हुआ है वायर के अंदर ओके, यानी जो चेंज इन डायमेंशन है पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन, वो भी क्या हो जाता है यहाँ पे परमानेंट हो जाता है ओके। यानी उसको हम लोग वापस रिवर्स नहीं कर सकते। ये क्लियर है आप लोगों को ओके। पॉइंट ई तक ओके हम लोग बोलेंगे इलास्टिक लिमिट है, उसके बियॉन्ड जो ई डैश है ओके, तो जो ई डैश पॉइंट मिलता है उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो ठीक है। और जो ओएस डिफॉर्मेशन है वो क्या है, परमानेंट है ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं। See, the strain OS, okay, is called as what, set, or it is also called as permanent set. अब इसके बाद हम लोग बोलते हैं if the load is increased further, a point YP is reached at which the tangent to the curve becomes parallel to what, strain axis. Okay, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो अगर पॉइंट YP ओके उसके ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो जो टेंजेंट रहेगा दैट विल बी पैरेलल टू व्हाट, ओके, द एक्स एक्सिस या फिर स्ट्रेन एक्सिस। तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ई डैश से आप वाईपी की तरफ जाते हो तो हम लोग बोलते हैं कि यू कैन सी कि देयर इज अ पॉइंट जहां पे आपको डिप्रेशन दिख रहा है, यानी स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो रहा है लेकिन स्ट्रेन क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। ये आपको आ रहा है समझ में ओके। सो पॉइंट पी इज कॉल्ड एज व्हाट, यील्ड पॉइंट, एंड यील्ड पॉइंट इज बेसिकली विच पॉइंट, तो जहां पे हम लोग बोलते हैं कि अ टेंजेंट ड्रॉन टू दैट पॉइंट ओके विल बी व्हाट, पैरेलल टू ओके द स्ट्रेन एक्सिस। The value of stress corresponding to yield point is called as what, yield stress। ओके ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है। अच्छा अब yield stress का इंपॉर्टेंस क्या है तो वो भी हमें समझना है। तो next to yield point the curve begins to bend upwards and the portion YPN graph is obtained। At this stage when the material begins to flow the cross section of the wire decreases uniformly up to n। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, YP से लेके N तक आप देखोगे कि स्ट्रेस इन द वायर क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। उसके पीछे कारण क्या है ओके, तो जब आप थोड़ा भी लोड अगर अप्लाई करते हो ओके एक्स्ट्रा, तो इमीडिएटली हम लोग बोलते हैं जो क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है ओके, और वो यूनिफॉर्मली कम होता है। और एकदम सिंपल है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो फॉर अ गिवन लोड कैन आई से स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ेगा, बिकॉज स्ट्रेस इज व्हाट, लोड अपॉन एरिया। तो अभी यहाँ पे वायर क्या होते जा रही है, थिन होते जा रही है, उसका एरिया कम होते जाएगा तो हम लोग बोलेंगे स्ट्रेस क्या होगा, सडनली राइज होगा। ये आपको आ रहा है समझ में ओके। और जो पॉइंट एन है ओके, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, मैक्सिमम स्ट्रेस व्हिच अ वायर कैन बेयर ओके। यस, एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ब्रेकिंग स्ट्रेस। ये आपको आ रहा है समझ में ओके। सो प्लीज ये ध्यान में रखना है आप लोगों ने ओके। यस, मैं वापस बता रहा हूँ ओके। At this stage, when the material begins to flow, the cross section of the wire decreases uniformly up to n. Later, okay, neck or constriction begins to form at weak point. The point N represents what, maximum stress which can be bear by a wire, which is called as what, breaking stress. Once the neck is formed, the wire begins to thin out locally, where the strain increases faster even though the stress is decreased, and the wire finally breaks. This is called as what, point B. तो पॉइंट बी जो है वो ब्रेकिंग पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है। पॉइंट बी जो है ये आपको ये बताता है कि वायर कौन से वैल्यू पे क्या हो जाएगी, टूट जाएगी ठीक है। लेकिन पॉइंट एन क्या है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज व्हाट, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस द वायर कैन व्हाट अंडरगो ठीक है बिफोर ब्रेकिंग। ये क्लियर है आप लोगों को ठीक है। अच्छा इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि पॉइंट एन रीच होने के बाद ओके, यस, हम लोग बोलते हैं कि आपको लोड आपने इंक्रीज नहीं भी किया तो भी हम लोग बोलेंगे पॉइंट एन के बाद क्या आएगा, पॉइंट बी आएगा ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि जो स्ट्रेस है उसका वैल्यू क्या होने लगता है, धीरे धीरे थोड़ा सा कम होने लगता है ओके। यस, और स्ट्रेन का वैल्यू जो है वो इंक्रीज ही होते जाता है ओके। और नेकिंग का कंसेप्ट क्या रहता है, तो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखा देता हूँ ओके। नेकिंग के केस में जो वायर है वो एक पर्टिकुलर रीजन से क्या होने लगती है, वीक होने लगती है, लाइक दिस ओके। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, नेकिंग हो रहा है ओके। यस, और पॉइंट एन के बाद हम लोग बोलेंगे कि जो वायर है ओके उसमें स्ट्रेस का वैल्यू एक तो कम होगा या फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा ओके। और हम लोग बोलेंगे क्रॉस सेक्शन क्या होते जाता है, बहुत ही कम होते जाता है, और लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज होते जाती है, एंड फाइनली वायर क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है ठीक है। यस, आई होप ये क्लियर है आप लोगों को।
तो दिस वॉज वॉट स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ, ओके। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला हुआ है, दिस इज फॉर डक्टाइल मटेरियल। अब ये जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ है, ये स्टडी करके हम लोग क्या करते हैं, डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल भी क्या करते हैं, ओके, स्टडी करते हैं। ठीक है। सो व्हाट इज डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल, तो हम लोग बोलते हैं इट इज प्रॉपर्टी बाय विच अ मटेरियल कैन बी, ओके, ड्रॉन इनटू वायर्स, ओके। अच्छा, इसमें मुझे एक और बात आपको बतानी थी कि जब हम लोगों ने यील्ड पॉइंट डिस्कस किया तो मैंने आपको बोला था कि टेंजेंट ड्रॉन टू यील्ड पॉइंट, ओके, यस, वो कैसा रहेगा, स्ट्रेन एक्सिस को पैरेलल रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि एट पॉइंट पी अगर आपने लोड इंक्रीज भी नहीं किया, डिफॉर्मेशन बढ़ते जाता है। और पॉइंट पी पे हम लोग बोलते हैं कि द प्लास्टिक फ्लो ऑफ मटेरियल क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। सो एट पॉइंट पी हम लोग क्या बोलेंगे, मटेरियल का बिहेवियर कैसा हो जाता है, प्लास्टिक हो जाता है। ठीक है, यस। और आप ऐसा बोल सकते हो, इट स्टार्ट बिहेविंग एज अ प्लास्टिक बॉडी, ओके। यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखिए। तो व्हाट विल से इज, ओके, if load is increased further at point yp, okay, if we draw a tangent to the curve, it becomes parallel to strain axis. This means that extension begins to increase even without any increase in load or stress. Okay, this flow is called as what, plastic flow. ठीक है। और वो जो पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं यील्ड पॉइंट। ठीक है। आई होप आपको ये पूरा जो कंसेप्ट है, ओके, वो समझ में आया है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, यस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, ओके, दैट इज रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉड्यूलस एंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन एंड थर्मल स्ट्रेस। ठीक है। तो ये जो है, ये हम लोग क्या करेंगे, ओके, मैं आपको व्हाइट स्क्रीन के ऊपर बता देता हूँ। ठीक है, ओके। तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज थर्मल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, ओके। और ये जो थर्मल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है, तो हम लोग किसके लिए बोल रहे हैं, तो एक ऐसे रॉड के लिए विच इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, इस तरह से। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। तो हम लोग बोल रहे हैं अगर एक रॉड है जो दोनों एंड पे क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। और अगर आप इसको हीट करते हो, ओके, तो हीट करने की वजह से क्या होगा, इसका जो लेंथ है वो इंक्रीज होगा, यानी इसमें लीनियर एक्सपांशन होगा। हम लोग बोलेंगे द इंक्रीज इन लेंथ एल टी माइनस एल जीरो is directly proportional to what, original length, okay। और हम लोग बोलते हैं the increase in temperature, that is going to be delta T, okay। So what we'll say is LT minus L0 is equal to what, alpha into L0 into delta T, okay, where alpha is what, it is coefficient of linear expansion। अब ये केस में हम लोग बोलेंगे तो चेंज इन लेंथ जो है एल टी माइनस एल सी ओ, यानी अभी यहाँ पे भी लेंथ इंक्रीज हो रही है, ओके। तो फाइनल माइनस इनिशियल लेंथ, तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज गोइंग टू बी स्मॉल एल इज इक्वल टू अल्फा इंटू एल जीरो। एल जीरो यानी हम लोग ओरिजिनल लेंथ बोल देते हैं, तो इसको मैं कैपिटल एल बोल देता हूँ, इंटू वॉट, डेल्टा टी। और इसको रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी, ओके। डेल्टा टी क्या है, तो चेंज इन टेम्परेचर या राइज इन टेम्परेचर। दिस इज आवर इक्वेशन वन, ओके। और थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने यंग्स मॉड्यूलस का इक्वेशन देखा था। तो यंग्स मॉड्यूलस का इक्वेशन क्या था, इट वाज एफ अपॉन ए, ओके, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस टू द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेन, ओके। तो कहना है इसे, ये जो स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल है, इसको एल एच एस पे ले लेते हैं। मैं बोलूँगा स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल विल बी इक्वल टू वॉट, एफ अपॉन ए, और जो यंग्स मॉड्यूलस है उसको आर एच एस पे ले लेते हैं, ओके, एफ अपॉन ए इंटू वाई, इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इसको अगर हम लोगों ने इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू को क्या किया, इक्वेट किया, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि आपको अगर रॉड का लेंथ इंक्रीज करना है तो दो तरीके से कर सकते हो, इधर आप उसका टेम्परेचर राइज कर रहे हो, या फिर उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, दोनों साइड से लोड अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, यस। तो दोनों ही केसेस में हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ रॉड क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये जो स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल है, दोनों के एल एच एस सेम है, तो मैं बोलूँगा फ्रॉम वन एंड टू, okay, what we'll get is f upon a into y is equal to alpha into delta t, okay। f, तो इसको जब हम लोग रीअरेंज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, f is equal to what, y into a into alpha into delta t। now this f is called as what, thermal compressive force, ठीक है। और अगर ये f अपॉन a ले लिया, मैं बोलूँगा f अपॉन a क्या आएगा, तो इट विल बी इक्वल टू y इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, ओके।
यस, तो ये हो जाता है आपका थर्मल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ओके, तो इसको आपने ध्यान में रखना है, वाई इंटू एल्फा इंटू, बहुत बुक्स में डेल्टा टी की जगह पे डेल्टा थीटा दिया हुआ है। ठीक है, इसको क्या करना है आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है, एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक में भी उन्होंने वही दिया हुआ है, द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस या जो थर्मल स्ट्रेस है, इट इज वॉट वाई इंटू एल्फा इंटू डेल्टा थीटा, एंड जो फोर्स है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द रॉड ड्यू टू हीटिंग, इट इज वॉट वाई इंटू एल्फा इंटू डेल्टा थीटा इंटू ए। हम लोगों ने डेल्टा टी बोला, इन्होंने डेल्टा थीटा बोला। ठीक है, तो आई होप आपको थर्मल स्ट्रेस का कंसेप्ट क्लियर हुआ है। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज व्हाट एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल्स। ओके, तो जो भी इंजीनियरिंग हम लोग बोलते हैं, एंटिटीज होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर मैकेनिकल एलिमेंट्स होते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक कंसेप्ट है विच इज कॉल्ड एज व्हाट फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके, तो बेसिकली फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये क्या है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, इसके ऊपर शायद क्वेश्चन आ सकता है। हम लोग बोलेंगे कि अगर आपको कोई एक केबल या फिर कोई रॉड डिजाइन करना है, ओके, जो मैक्सिमम नॉर्मल लोड कितना ले सकता है, 1000 न्यूटन। आपको पता है कि 1000 न्यूटन के ऊपर हमें एक्सीड नहीं करना, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, 1000 न्यूटन के जगह पे जो वो ऑब्जेक्ट का डिजाइन है वो ऐसा बनाए कि इट कैन टेक मैक्सिमम लोड अप टू 2000 न्यूटन और मे बी 2500 न्यूटन। ओके, तो ये जो एक्स्ट्रा के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, तो इनकेस अगर कभी 1000 न्यूटन के जगह पे 1500 न्यूटन हम लोगों ने गलती से लोड कर दिया उसको, ओके, तो वो केस में वो जो वायर है या वो जो केबल है, वो टूटनी नहीं चाहिए। ओके, तो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज व्हाट फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यानी हमें जो एलिमेंट डिजाइन करना था वो 1000 न्यूटन के लिए करना था, बट हमने उसको डिजाइन किसके लिए किया है, 2500 न्यूटन के लिए। ओके, यस, आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। ओके, अब ये मैंने जो फोर्स का वैल्यू लिया है वो बहुत ही कम लिया है। जब हम लोग क्रेन्स या फिर हॉइस्ट की बात करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोड क्या किया जाता है, उठाया जाता है। ओके, यस, तो उसके अंदर भी हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कंसेप्ट यूज करते हैं। ओके, और हम लोग बोलते हैं बिल्डिंग हो गया, ब्रिजेस हो गया, उसके कंस्ट्रक्शन में भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो यूज होता है। तो एक बार आपने इसे अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है? इसमें अगर कुछ डाउट आता है तो पूछना है। ठीक है, अब इसमें एक और कंसेप्ट है कि अगर कोई बीम है, हॉरिजॉन्टल बीम है, उसके ऊपर आप सेंट्रल लोडिंग कर रहे हो, तो वो लोडिंग की वजह से क्या हो जाता है, वो बेंड हो जाता है। ओके, या कभी कभी बीम अपने खुद के वेट की वजह से भी थोड़ा सा क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है एट द सेंटर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज सैगिंग। ओके, और वो ये सैग का फॉर्मूला दिया हुआ है, ये मैंने आपको सीईटी के लेक्चर्स के टाइम पे भी बताया था। डेल्टा इज इक्वल टू वॉट, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 4 BD क्यूब वाई। ठीक है, वेर बी इज वॉट द ब्रेथ, डी इज डेप्थ, ये आपको ध्यान में रखना है, एंड एल इज वॉट द लेंथ ऑफ द बीम। ये आपको क्लियर है। ठीक है, तो ये जो सैग क्रिएट होता है, ये जो बेंड होने की वजह से जो डिफॉर्मेशन आ रहा है, डेल्टा, तो उसके ऊपर आपको एक आधा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो एक बार वो अच्छे से देख लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज वॉट, तो वी से स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इज स्ट्रेन एनर्जी। ओके, तो जो स्ट्रेन एनर्जी है, इट इज डिफाइंड एज व्हाट, एन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय अ वायर ड्यूरिंग इलोगेशन बाय द स्ट्रेचिंग फोर्स। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है, तो मैं यहाँ पे आपको व्हाइट स्क्रीन पे बता देता हूँ। तो स्ट्रेन एनर्जी का डेरिवेशन कैसे देखेंगे हम लोग, तो हम लोग बोलेंगे लेट अस से कि यंग्स मॉड्यूलस क्या डिफाइन किया हम लोगों ने, एफ अपॉन ए अपॉन स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। इसको रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू वॉट, एफ अपॉन ए इंटू कैपिटल एल बाय स्मॉल एल। ओके, और इसको रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा एफ इज इक्वल टू वाई इंटू ए इंटू स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। तो जब आपने एक लोड अप्लाई किया जिसका वैल्यू एफ था, ओके, यस, कैपिटल एफ, तो हम लोग बोल रहे हैं जो एक्सटेंशन मिला हमें वो क्या मिला, दैट वाज स्मॉल एल। तो वी से कि बेसिकली एफ इज प्रोपोर्शनल टू वॉट, एल। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि अगर आप कम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो आपने 0 न्यूटन से फोर्स धीरे धीरे बढ़ाते गए और एक पॉइंट पे एक इंटरमीडिएट फोर्स आ गया। ओके, अब ये कैपिटल एफ क्या है, दिस इज फाइनल वैल्यू ऑफ द फोर्स। स्मॉल एफ क्या है, इट इज इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ द फोर्स। स्मॉल एफ इस तरह से है कि जो डिफॉर्मेशन मिला आपको, let us say that deformation is what, x, so we'll say small f is proportional to what, x, or you can also say small f is equal to y into a into x upon l। ठीक है, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेम जो स्मॉल एफ है, इट इज ऑल्सो कैपेबल टू प्रोड्यूस अ लिटिल बिट मोर एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन, जिसको हम लोग बोलेंगे dx। तो ऐसे केस में जो वर्क डन बाय स्मॉल एफ होगा दैट विल बी इक्वल टू वॉट, एफ इंटू डी एक्स, विच इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स अपॉन एल
into dx. So can I say total work done in stretching a wire या to produce extension from 0 to small l will be equal to what? Integration of 0 to small l. मैं अभी लेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ. ओके, y इंटू a इंटू एक्स अपॉन कैपिटल L dx. इसमें से कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लो, y इंटू a अपॉन कैपिटल L बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 टू l इंटीग्रेशन x dx. अभी ये डेफिनेट इंटीग्रल ले रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे दिस विल बी y इंटू a अपॉन l. दिस विल बिकम व्हाट? ओके, x dx हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और जो लिमिट्स रहेगा वो रहेगा 0 टू l. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल जो आंसर मिलेगा दैट विल बी y इंटू a इंटू l. ये जो 2 का फैक्टर है वो बाहर ले लेते हैं हम लोग. ओके, सो हाफ y इंटू a इंटू l अपॉन ब्रैकेट l स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो वो हो जाएगा आपका l स्क्वायर. सो कैन आई से वर्क डन बेसिकली इज नथिंग बट हाफ इंटू y इंटू a इंटू l अपॉन कैपिटल L टू स्मॉल l. अभी ये जो y इंटू a इंटू l अपॉन कैपिटल L है, इसको हम लोग बोल देते हैं बेसिकली दिस इज व्हाट? फोर्स. और ये क्या हो गया? एक्सटेंशन. ओके, तो ये आपका एक पहला इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. ओके, दिस इज व्हाट? वर्क डन, एंड दिस वर्क डन इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? स्ट्रेन एनर्जी. ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे दिस इज हाफ इंटू एफ इंटू एल. ठीक है. अच्छा, अभी एक और पॉइंट है इसमें, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी ध्यान में रखना है. तो दैट विल बी व्हाट? हाफ इंटू इज गोइंग टू बी एफ इंटू एल अपॉन वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे. बट वॉल्यूम क्या होता है? तो इट इज क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर. बराबर है. तो कैन आई से एफ अपॉन ए, ये क्या हो जाएगा वापस? इज गोइंग टू बी स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, एंड स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेन. तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का ये एक और फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. यस, तो हम लोगों ने अभी स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला देखा है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला देखा. ओके, नाउ इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉड्यूलस इसमें क्या क्या और वेरिएशन है वो देख लेते हैं. तो बेसिक हमें जो फॉर्मूला मिला, ओके, दैट वाज स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ओके हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन. बट वी से यंग्स मॉड्यूलस y इज व्हाट? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. सो कैन आई से स्ट्रेस क्या हो जाएगा? y इनटू स्ट्रेन. तो स्ट्रेस में हम लोग क्या करेंगे? y इंटू स्ट्रेन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपको स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला मिलेगा दैट विल बी हाफ y इंटू स्ट्रेन विच इज हाफ y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर. ठीक है. सिमिलरली अगर आप स्ट्रेन को सब्स्टिट्यूट करोगे एज स्ट्रेस अपॉन y, तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला मिलता है विच इज स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन 2 इंटू y. ठीक है. यस, तो ये क्या था बेसिकली? दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ये क्या था बेसिकली? दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है. यस, तो ये आपका जो टॉपिक था दिस वाज ऑल अबाउट इलास्टिसिटी. ठीक है. अब ये लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? जो सरफेस टेंशन है उसका इंट्रोडक्शन भी देख लेंगे. ठीक है. यस, यही वीडियो में हम लोग सरफेस टेंशन के भी कंसेप्ट देख लेते हैं. तो अभी थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट देख लेंगे. तो हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को ये कुछ टर्म्स अच्छे से पता होनी चाहिए. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. इन्हें क्या? तो हर एक मॉलिक्यूल अपने नेबरिंग जो मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, उसके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट करता है. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ओके, अब कंपलसरी नहीं है वो मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस के हो, वो डिफरेंट सब्सटेंस के भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम पानी ओके ग्लास के ऊपर डालते हैं तो आप देखोगे कि ग्लास के ऊपर देर आर सर्टन ड्रॉप्स और ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच गेट स्टिक टू इट. तो ये क्यों होते हैं? तो दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ग्लास मॉलिक्यूल्स एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स. तो अगर हम लोग बोलते हैं कि मॉलिक्यूल्स सेम टाइप के हुए हैं, उनके बीच में जो फोर्सेस होते हैं दैट इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्सेस. और अगर मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप के हो गए तो उसको हम लोग बोलते हैं एडेसिव फोर्सेस या एडेसिव फोर्स. ओके, ये आप लोगों को पता है. ठीक है. अच्छा, इसके बाद वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट ऑफ रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसको हम लोग
ऑफन मॉलिक्यूलर रेंज भी बोलते हैं। ठीक? तो हम लोग बोलते हैं कि इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रहता है तो वो नैनोमीटर्स में रहता है। ओके, नैनोमीटर्स, या फिर हम लोग बोलते हैं इट इज़ इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10। ठीक है। एनीवे, मेन इसके ऊपर आते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि एक मॉलिक्यूल कितने मैक्सिमम डिस्टेंस तक दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है। ओके, यस, मेरा बोलने का मतलब क्या है कि हर एक मॉलिक्यूल का क्या रहता है, एक पर्टिकुलर रेंज रहता है। ओके, वो रेंज के बाहर अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल रहा, ओके, तो दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर ये जो पहला वाला मॉलिक्यूल है, ओके, वो उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट नहीं कर सकता। लेट अस से दिस इज मॉलिक्यूल 1 एंड दिस इज मॉलिक्यूल 2। इफ मॉलिक्यूल 2, ओके, इज आउट ऑफ मॉलिक्यूलर रेंज, तो हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल 1 एंड मॉलिक्यूल 2 के बीच में देयर विल बी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, आप उसको कोहेसिव फोर्स बोलो या एडहेसिव फोर्स बोलो। तो 1 एंड 2 के बीच में डिस्टेंस ऐसा है कि उनके बीच में अगर कुछ, हम लोग बोल रहे हैं कि देयर इज सम अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और हम लोग बोल रहे हैं वो एकदम मिनिमम है। ओके, मिनिमम वैल्यू है उसका। और अगर ये डिस्टेंस के आगे हम लोग गए थोड़ा भी, तो वो जो फोर्स रहता है वो भी क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो ऐसे जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर रेंज। ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं एक कौन सा भी मॉलिक्यूल है, लेट अस से ये लिक्विड मॉलिक्यूल है, तो इसके आजू बाजू क्या रहेंगे, हम लोग बोलेंगे आइडेंटिकल लिक्विड मॉलिक्यूल्स। तो ये जितने भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, वो मॉलिक्यूल 1 को क्या करेंगे, अपने तरफ खींचेंगे। इसलिए हम लोग एरो इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है। और ये तो डायग्राम 2D है, लेकिन हम लोग बोलते हैं ये 3 डायमेंशनल केस हो जाता है। ये ना, हर डायरेक्शन से एट दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं कि वो मॉलिक्यूल को क्या हो रहा है, ओके, वो मॉलिक्यूल के ऊपर अट्रैक्शन हो रहा है। ओके, एवरी मॉलिक्यूल ऑन दिस पेरिफेरी इज अट्रैक्टिंग द मॉलिक्यूल एट द सेंटर। ठीक है। तो ऐसा जो स्पीयर तैयार हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। और स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का हम लोग बोलते हैं जो रेडियस है, ओके, उसका जो रेडियस रहेगा दैट इज नथिंग बट इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। अच्छा, सो मॉलिक्यूलर रेंज, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, अभी तो आपको आ गया होगा समझ में। ठीक है। अच्छा, ये भी कुछ बच्चों को क्वेश्चन आता है कि सर ये स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर दूसरे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं क्या? मैं बोलूँगा यस, डेफिनेटली। ओके, न्यूमरस मॉलिक्यूल्स आते हैं, लेकिन हम लोग कौन से डायग्राम दिखाते वक्त वी ओनली शो द मॉलिक्यूल विच इज एट द सेंटर एंड द मॉलिक्यूल विच आर एट द पेरिफेरी। ओके, क्योंकि हम लोगों को मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है जिसमें वो मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स अट्रैक्ट होगा। ओके, यस, या वो मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स क्या होगा, ओके, एक्सर्ट होगा। ये आपको आ रहा है समझ में? ठीक है। यस, तो अभी हम लोग सरफेस टेंशन समझने वाले हैं बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो ये टाइटल दे रहे थे हम लोग, सरफेस टेंशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसके अंदर एग्जैक्टली अभी क्या है, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे आपको 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं। ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मैंने सेंटर पे दिखाए हुए हैं, दिस वन। तो ये है आपके मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी एंड दिस इज मॉलिक्यूल सी। ओके, और ये उसके आजू बाजू क्या बताया हम लोगों ने, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है। अच्छा, ये जो एरो का टिप है वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, देयर आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल ए। ठीक है। यानी क्या है, तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स ही है। तो मॉलिक्यूल ए विच इज एट द सेंटर, उसको सब डायरेक्शन से हम लोग क्या बोल रहे हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स ही क्या कर रहे हैं, या उसके जैसे ही आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं। तो फ्रॉम ऑल डायरेक्शन हम लोग बोलते हैं इक्वल कोहेसिव फोर्स इसके ऊपर एक्ट होता है। हम लोग बोलते हैं फॉर मॉलिक्यूल ए नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। उसके बाद हम लोग सेकंड टाइप के मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ओके, विच इज मॉलिक्यूल बी। मॉलिक्यूल बी इस तरह से है कि इट इज एग्जैक्टली ऑन द फ्री सर्फेस पी क्यू। ओके, यहाँ पे पी क्यू क्या है, इट इज फ्री सर्फेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड या वाटर, आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं। ठीक है? फिलहाल तो लिक्विड ही बोलते हैं इसको। और इसके ऊपर क्या अवेलेबल है, तो मैं बोलूँगा एयर। तो एज्यूम करते हैं ये जो लिक्विड है ये वाटर है, इसके ऊपर क्या है, एयर अवेलेबल है। तो हम लोग बोलेंगे
द मॉलिक्यूल बी विच इज ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, उसके नीचे क्या है, तो आइडेंटिकल लिक्विड मॉलिक्यूल्स है। लेकिन हम लोग बोलेंगे ऊपर क्या है, तो हम लोग बोलेंगे एयर मॉलिक्यूल्स। और वो एयर मॉलिक्यूल्स का डेंसिटी क्या है, बहुत कम है, यानी बहुत कम अवेलेबल मॉलिक्यूल्स रहेंगे यहाँ पे एयर के, ओके, एज कंपेयर टू वॉट द वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर अवेलेबल बिलो। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अवेलेबल मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है, ओके। सेकेंडली वो क्या एक्सर्ट करेंगे, कोहेसिव फोर्स विच इज वॉट कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर, ओके, एज कंपेयर टू द एडेसिव फोर्स बिटवीन एयर मॉलिक्यूल्स एंड द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो पहले तो हम लोग बोल रहे हैं क्वांटिटी ज्यादा है, एंड सेकेंड क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि जो नंबर्स भी है बॉटम में वो क्या है, ज्यादा है। तो मॉलिक्यूल बी पे हम लोग बोलेंगे देयर विल बी नेट डाउनवर्ड फोर्स, ओके। सो मॉलिक्यूल बी विल एक्सपीरियंस नेट डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। अच्छा, अब ये मॉलिक्यूल बी का जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसको मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है। वो टेंजेंट जो है वो क्या है, दैट इज एस आर। तो हम लोग बोलेंगे पी क्यू आर एस, ओके। ये क्या फॉर्म कर रहा है, सो पी क्यू आर एस, इट इज फॉर्मिंग अ फिल्म विच विल बी अंडर सरफेस टेंशन, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। यहाँ पे लिख देता हूँ विच विल बी अंडर सरफेस टेंशन। अब ये फिल्म के अंदर एक और मॉलिक्यूल है, ओके। देखो अभी तीन टाइप के मॉलिक्यूल है, एक विच इज वेरी बिलो, ओके, सबमर्ज्ड, ओके, काफी अंदर है वो, ओके। दूसरा जो मॉलिक्यूल है, ओके, हम लोग बोलेंगे तो वो एग्जैक्टली ऑन द फ्री सरफेस है। और जो तीसरे टाइप का मॉलिक्यूल है वो कौन सा मॉलिक्यूल है, विच इज लाइंग इन द फिल्म, ओके। अब फिल्म यानी क्या, तो विच इज अंडर सरफेस टेंशन। ये कौन सी फिल्म है, तो हम लोग बोल रहे हैं, ओके, जिसका थिकनेस जो है, ये जो थिकनेस है इट इज इक्वल टू वॉट, मॉलिक्यूलर रेंज। तो ये आप लोगों को हर चीज ध्यान में रखनी है, माइन्यूट डिटेल, ओके। ये जो थिकनेस है दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज, ओके। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट क्या है मैं बोलूंगा, ये जो मॉलिक्यूल सी है इसके ऊपर भी हम लोग बोलेंगे कि नीचे की तरफ क्या है, ज्यादा लिक्विड मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, ओके। और ऊपर की तरफ कुछ पॉइंट पे हम लोग बोलेंगे लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, और बाकी पॉइंट पे क्या है, तो मैं बोलूंगा एयर मॉलिक्यूल्स है। तो एयर मॉलिक्यूल जो एडेसिव फोर्स एक्सर्ट करेगा वो बहुत कम रहेगा, ओके। तो मॉलिक्यूल सी पे भी हम लोग क्या बोलेंगे, देयर विल बी नेट डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। यस, और ये लॉजिक से हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, जितने भी मॉलिक्यूल्स, ओके, फिल्म पी क्यू आर एस में है, ओके, या विच आर लाइंग ऑन पी क्यू एंड बिटवीन पी क्यू एंड आर एस, ओके, ये सब मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगा, ओके, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे द एंटायर फिल्म पी क्यू आर एस विल बी अंडर वॉट, सरफेस टेंशन, ठीक है। तो ये आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है, यस। और हम लोग बोलते हैं व्हेन अ फिल्म इज अंडर सरफेस टेंशन, ओके, इट बिहेव्स लाइक व्हाट, अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन, ठीक है। ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन यानी क्या, तो स्ट्रेच मेम्ब्रेन यानी अगर हम लोग बोल रहे हैं कि आप जैसे अगर कोई मेम्ब्रेन को खींच रहे हो या कोई कैनवास को खींच रहे हो, तो इट ट्राइज टू व्हाट, मिनिमम इट्स एरिया बाय अपोजिंग द फोर्स, ओके। देखो आप जब उसको खींचोगे तो क्या होता है, ओके, उसका एरियल एक्सपांशन होने होने लगता है, ठीक है। उसको वो क्या करता है, अपोज करता है। तो जब उसको वो अपोज करता है, ओके, तो सिमिलर टाइप का फिनोमिना ये फिल्म में भी हो रहा है, ओके। और हम लोग बोलते हैं व्हेन अ फिल्म, okay, tries to minimize its surface area, okay, we say it is under what, surface tension। ये क्लियर है, ओके, यस। अच्छा, सरफेस टेंशन के बहुत सिंपल एग्जांपल्स है, तो हम लोग बोलते हैं कि आपने देखा रहेगा कि ड्यू टू सरफेस टेंशन, ओके, हम लोग बोलते हैं जब कोई इंसेक्ट एकदम लाइट इंसेक्ट रहेगा, ओके, तो वो स्टैग्नेंट वाटर रहेगा तो उसके ऊपर जाके बैठ सकता है, क्यों, हम लोग बोलते हैं जब वो इंसेक्ट उस पर जाके बैठता है तो उसका जो वेट है दैट इज बैलेंस बाय वॉट, तो फोर्स ड्यू टू व्हाट, सरफेस टेंशन। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे और भी बहुत एग्जांपल्स है सरफेस टेंशन के, जैसे हम लोग बोलते हैं कि सरफेस टेंशन जो फिनोमिना है वो एक और फिनोमिना को राइज देता है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिलरिटी। हम लोग बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब अगर आपने पानी में इंसर्ट किया तो आप क्या देखते हो, सडनली, ओके, देयर इज राइज इन वाटर लेवल, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ वॉट, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का एक और एग्जांपल क्या ले सकते हैं, ओके, तो हम लोग बोलते हैं जैसे स्पंज है, ओके, तो वो स्पंज क्या करता है, वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। नाउ दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, कैपिलरिटी, बट कैपिलरिटी इज बिकॉज ऑफ व्हाट, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। यस, हम लोग बोलते हैं पानी के अंदर अगर आपने पत्थर फेंका, ओके, तो एक स्प्लैश ऑफ वाटर डेवलप होता है, वो किसके वजह से होता है, तो हम लोग बोलते हैं अगेन दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। यस, तो ये एग्जाम्पल्स जो है ये आप लोगों ने क्या करना है, बुक में से पढ़ लेना है, यस।
तो इसके बाद व्हाट विल डू इज विल सी द कंसेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन और उसका फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। यस, तो ये पार्ट जो है मैं क्या कर रहा हूँ, उसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको जो मॉलिक्यूलर थ्योरी है वो समझ में आया, ओके। एंड सरफेस टेंशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर थ्योरी भी आपको क्लियर हुआ है, ठीक है। यस, तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। यस, तो वी से लेट अस से कि एक ग्लास है जिसके अंदर हम लोगों ने पानी फिल करके रखा है और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। तो आपको ऊपर से क्या दिखेगा, ओके, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखेगा जिसमें पानी फिल्ड है। अब ये जो लिक्विड सरफेस है, फ्री सरफेस जो है, उसके ऊपर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस, ओके। हम लोग बोलेंगे ये जो फ्री सरफेस है इट इज अंडर व्हाट, सरफेस टेंशन, एंड इट विल बिहेव लाइक व्हाट, अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। मैं बोलूंगा ऑन एवरी पॉइंट के ऊपर कुछ ऐसे फोर्स दिखेंगे लाइक दिस। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो लेट अस से मैं बोल रहा हूँ कि L इज द लेंथ ऑफ द लाइन, और दोनों साइड से जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ओके, जो उसको एज अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन करके बिहेव करने के लिए लगा रहे हैं, ओके, तो हम लोग बोलेंगे उसको हम लोग एफ टी बोल देते हैं। नाउ दैट एफ टी इज वॉट, द टेंजेंशियल फोर्स अलोंग द सर्फेस, ठीक है। तो सर्फेस टेंशन कैपिटल टी इज डिफाइंड एज द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, ठीक है। यस, तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है। तो हम लोगों ने टॉप व्यू ऑफ ग्लास लिया है जिसके ऊपर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है जिसकी लेंथ एल है, और हम लोग बोलेंगे कि वो इमेजिनरी लाइन के दोनों साइड पे देयर विल बी टेंजेंशियल फोर्सेस, ओके, जिसको हम लोगों ने एफ टी बोल दिया है, ठीक है। So the net tangential forces Ft acting per unit length is nothing but called as what, surface tension। अब इसका अगर मैं डायमेंशन की बात करूं सरफेस टेंशन की, ओके, तो ये रहेगा डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ लेंथ, विच इज गोइंग टू बी व्हाट, L1 m1 t minus 2 अपॉन, ओके, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, L1। सो सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन आएगा दैट विल बी व्हाट, L0 m1 t minus 2, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन जो आएगा दैट विल बी व्हाट, तो इट विल बी L0 m1 t माइनस 2। आई होप आपको ये क्लियर है। और इसका जो ऐसा यूनिट आएगा वो क्या आएगा, इट विल बी न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ है, ठीक है। यस, अच्छा, अभी सरफेस टेंशन का जो आगे का टॉपिक है वो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल आपने क्या करना है, इसको नोट कर लेना है, ठीक है। यस, और आपको कुछ भी डाउट होगा, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ग्रुप पे पूछना है, ठीक है। तो विल स्टॉप फॉर टुडे।